हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 2, जिसमें गाइस हम सितंबर की मैगजीन जो हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड गाइस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस करें। साथ ही पार्ट 1 कल गाइस इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें G20 को बाखूबी तरीके से पूरा डिटेल में समझाया गया है। आज हम गाइस इसका सेकंड और थर्ड और फोर्थ टॉपिक इसका करेंगे पार्ट 2 के अंदर। कल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा विद योर शॉर्ट्स। अच्छा, आज का जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है इंडिया को ग्लोबल यूनिफायर? G20 की समिट हमने होस्ट करी है, एक तो यही वाली बात है। दूसरा, अगर आप इंडिया की G20 की थीम को देखें तो वो बोलती है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसके मैंने आपको कहा होर्डिंग्स भी कई सारे आपने देखे होंगे। अब समझते हैं आज गाइस वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली। दैट इज वाई इट्स लाइक वन अर्थ वन फैमिली एंड वन नेचर वन फ्यूचर, सॉरी। द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली का मतलब है गाइस कि हम जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, हम सभी को वैल्यू करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। और हम सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आप सभी जानते हो, है ना। अब इसका जो लेखा जोखा है, वासुदेव कुटुंबकम जो एक शब्द आया है गाइस, ये उपनिषदिक फिलॉसफी में लेकर निकाला गया है। वहीं पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डिविनिटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कि हर किसी में ये आत्मिक जो एक डिविनिटी है वो हर इंसान और हर लिविंग बीइंग में है। हर इंसान एक डिवाइन है, ठीक है। देयर इज़ नो कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब सभी में परमात्मा का एक रूप है तो हम सभी की गाइस डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट करें, सभी को एक रिस्पेक्ट देते हुए चलें, और कोई भी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेसिव थॉट की अगर बात की जाए तो देयर इज एन ऑल एम्ब्रेसिंग आउटलुक दैट इनकरेजेस अस टू प्रोग्रेस एज वन यूनिवर्सल फैमिली। ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स हैं हमारे, चाहे लैंग्वेजेस अलग हैं, हमारे आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, लेकिन हमें सबको कैसे इनकरेज करना है कि हम एक वन यूनिवर्सल फैमिली है। अच्छा, ओरिजिनेशन का अगर आप देखोगे तो वासुदेव कुटुंबकम जो शब्द है वो तीन संस्कृत शब्दों से लिया गया है। वसुधा यानी अर्थ वर्ल्ड, इवा यानी कि लाइक, कुटुंबकम मतलब लार्ज या एक्सटेंडेड फैमिली को कहा जाता है। ये जो वर्स है आपको महाउपनिषद में देखने को मिलती है। फर्दर इसका जिक्र हितोपदेश में भी है, जो कि नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, वासुदेव कुटुंबकम का गाइस बेसिकली मतलब क्या है? यत्र विश्वम भवति एकम निदम। वर्ल्ड इज अ नेस्ट। वर्ल्ड क्या है? एक तरह का नेस्ट है। अच्छा, अब इंडिया को क्यों हम कह रहे हैं कि इंडिया एक ग्लोबल यूनिफायर की तरह है? क्योंकि इस आइडियोलॉजी से ही उसकी पता चलता है कि वो ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहता है। वो सभी को एफर्ट देने को एक प्रोत्साहन देना चाहता है कि हम सभी वैल्यू सिस्टम और कल्चरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम सभी एक साथ बढ़ने का प्रयास करें। तो ग्लोबल यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस की बात करें। हम सभी एक शेयर्ड फ्यूचर एक जाने वाले हैं। हम सभी को इंक्लूड करते हुए चलें। हम एक किसी पर अपनी यूनिफॉर्मिटी को थोपे ना, हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, प्यार करते हुए उसके साथ चलें। उसके बाद आइडियोलॉजिकली हार्मोनाइज भी रहें, हम सभी को इक्वालिटी के साथ चलें, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करें, अस वर्सेस देम का इस्तेमाल करें, ठीक है, ओवरकम करें ये सारी चीज़ों को, कोऑपरेशन अपना साथ साथ करें। अच्छा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात आती है तो अगर वसुधैवा की बात करो तो द रूट ऑफ वसुधैवा इज़ वसुधा, हमारा प्लानट अर्थ। तो इंडिया का बहुत ध्यान है कि वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रमोट करे विद इट्स मिशन लाइफ। आपको मैंने कल भी जिक्र किया था मिशन लाइफ का, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे टारगेट हैं कि हमें नेट जीरो इमिशन भी करना है, हमें डिग्रेडेड लैंड्स को भी रिक्लेम करना है, हमें मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स भी लेने हैं। उसके बाद ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि इंडिया इस्टेब्लिश करे फाउंडेशनल DPIs, पेमेंट एंड डेटा एक्सचेंज लेयर्स, ठीक है। तो इंडिया हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अडाप्ट कर पाएँ, बिल्ड करें और DPIs को स्केल अप करें। अच्छा, नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। तो इंडिया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आपके इंटरनेशनल सोलर अलाइंस हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलाइंस है। आपको मैंने कल ये बताया कि ये भी हमारे G20 के आउटकम्स का ही रिजल्ट है गाइस। उसके बाद हमने कहा कि भाई मल्टीलेटरिज्म भी इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि हम सभी को साथ लेके चलें। हम किसी एक यूनिलेटरल वर्ल्ड पर ना बनाएं, हम मल्टीलेटरल बने जहाँ पे सभी के कंसेंसस के साथ कोई डिसीजंस फैसले लिए जाएं। इंडिया ने इस बार ग्लोबल साउथ समिट भी करी, जाकि जो ग्लोबल साउथ का मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ठीक है, ब्राज़ील, ये सारी जो कंट्रीज हैं गाइस आपकी, मैक्सिको है, नाइजीरिया है, ये सारी कंट्रीज आपकी ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी बात की जा रही है कि ये भी एक पुश है कि अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया गया। मैंने आपको बताया G20 अब G21 हो चुका है, क्योंकि उसका एक और परमानेंट मेंबर उसे मिल गया है। वो कौन है? अफ्रीकन यूनियन।
कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करोगे तो इंडिया का जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, आईटीईसी जो प्रोग्राम है, उसमें हमने 2 लाख प्रोफेशनल्स, 161 पार्टनर कंट्रीज़ को हमने बेनिफिट करा है सिंस 1964, यानी हम काम तो कर रहे हैं। उसके बाद हमने योगा को भी बहुत दिया। आपने देखा ही होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2017 के आसपास ही 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी डिक्लेयर कराया गया, जिसमें कि इंडिया का ही एक तरह से इंडिया की सॉफ्ट पावर है ये, कि कोई भी ऐसा फोर्सफुली कोई काम ना करा के बल्कि लोगों को परसुएड किया जाए कि हम एक यूनाइटिंग ह्यूमैनिटी की तरफ जाएं। हमारा जो कल्चर है, देखो हमने यूनिक एंड डाइवर्स कल्चर्स को भी दिखाया, सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिससे हमारा बढ़े और नेशनल इंटरेस्ट भी हमारा साथ साथ प्रमोट होता चला जाए। तो इस बार आपने गिफ्ट्स अगर देखे होंगे तो जो गिफ्ट्स दिए गए हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन मिनिस्टर्स को या फॉरेन जो हम भी हमारे गेस्ट थे उनको हमने जो गिफ्ट्स दिए गए वो हर एक स्टेट का कोई ना कोई जो जीआई टैग्ड है या वहाँ की स्पेशलिटी हमने दी है। तो ये भी एक अल्टीमेटली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को भी साथ साथ प्रमोट करता है। अब हम चलते हैं चैलेंजेस की ओर। देखो चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट। कभी कभी गाइस देखो, आप जानते ही हो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्चुअल साइड्स भी आ जाती हैं। अब कॉन्फ्लिक्चुअल साइड बनती क्यों है? क्योंकि हमारे जो नेशन स्टेट है वो प्रिंसिपल एक्टर है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट कर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंटरनेशनल इंटरेस्ट से। तो वहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, वहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। अब डिफरेंट पावर सेंटर्स है, देखो वसुधैव कुटुंबकम इज नॉट अ पीसफुल कंस्ट्रक्ट, बल्कि डिसफंक्शनल हो जाता है डिफरेंट पावर सेंटर्स की वजह से, जहाँ पर कॉमन वैल्यूज रिस्क में है। तो हम कहाँ से फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड फिर हम क्रिएट नहीं कर पाते। अच्छा, इन्फोर्समेंट इश्यूज़ हैं। अगर आप किसी कंटेंशियस इश्यूज़ को, जो भी बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, अगर आप उसको कॉमन नॉर्म्स को एड्रेस नहीं करोगे तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। हार्ड पार का दिक्कत है। देखो आप जानते ही हो, सेल्फ रिस्ट्रेंट आपका वसुधैव कुटुंबकम बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, लेकिन हार्ड पार उसको ना निचोड़ के रख देती है। अब आप देखो इतने सारे क्राइसिस, अब चाहे इसराइल हिमास का चल रहा हो, पैलेस्टीन का चल रहा हो, या यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, सारी चीज़ें गाइस अल्टीमेटली सब चीज़ों को निलीफाई कर देती हैं। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की दिक्कत। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या होता है गाइस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं। रेस के बदले प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेशनैलिटी का दिक्कत, कोई रिलीजन कास्ट के चक्कर में प्रॉब्लम। इस बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है आइडेंटिटी के चक्कर में, रेस से रिलेटेड पॉलिटिक्स, कास्ट से रिलेटेड, ये भी हैम्पर करती है हमारे एक ग्लोबल यूनिफाइड वर्ल्ड को। तो हमने साफ साफ इसीलिए बोला अस्को दैम कर दो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ग्लोबल यूनिफाइंग का गाइस मतलब यही है, अस्से दैम की तरफ बढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सच मूवमेंट क्रिएट एन अनदर विच इज यूजुअली ट्राइबल सोशल ग्रुप, जो वेलीफाइड करा गया है। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि को एग्जिस्टेंस को हमें रखना है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ हमें चलना है जहाँ पर हम नॉलेज के बैरियर्स को ख़त्म करें, डिस्टेंस के बैरियर्स को ख़त्म करें, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। फिर इसी में एक शब्द आता है रीइन्विगोरेटेड मल्टीलेटरिज्म, यानी कि हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें एक इफेक्टिव, इंक्लूसिव और एक नेटवर्क वर्ल्ड बनाना है जिसमें कि हम मार्जिनलाइज सेक्शन की वॉइसेस को भी आगे रख पाएँ। ऐसा वर्ल्ड हमें क्रिएट करना है। हमें कल्चरल एक्सचेंजेस करने हैं, बिल्कुल करने हैं। हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है और उसका सम्मान करते हुए चलना है। हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी होगी, इसीलिए पुश है। अफ्रीकन जो यूनियन आया है तो उससे वहाँ की ट्रेड, वहाँ का इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो वो एरिया भी डेवलप कर जाएगा। ये एक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये G20 समिट्स फिर तो मुबारक हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गाइज हमारा शुरू होता है, इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो इंडिया ने ना एक प्लेटफॉर्म यूज़ करा है G20 प्रेसिडेंसी में, जहाँ पर हमने कॉज रखे कि क्या क्या समस्याएं हैं ग्लोबल साउथ के साथ। अच्छा, एक लाइन होती है ब्रेंड लाइन। देखो गाइज, ये वाइस चांसलर थे आपके ब्रिटेन के, विली ब्रेंड करके, उन्होंने ही बेसिकली ये लाइन को डिराइव करके बताया था कि नॉर्थ और साउथ में एक ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल नॉर्थ में आपकी सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस, आपका कनाडा वगैरह। ग्लोबल साउथ में मैंने आपको कंट्रीज़ के नाम बताए हैं। अब ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के जो रिच और पुअर का जो गैप है ना, उसी को ब्रेंड लाइन कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है। वर्ल्ड क्या हो रखा है? वर्ल्ड डिवाइडेड है बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट हो रहा है। आपको समझ आ रहा है कैसे? इस तरह देखो, ऊपर सारा नॉर्थ का पार्ट है, साउथ वाला पार्ट नीचे है, तो इसी से आपको सब लगा लो अंदाज़ा साउथ की कंट्रीज़ के बारे में कैसे कर रखा है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? देखो इसमें हमने सबसे पहला एक बहुत अच्छा काम हुआ कि हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड कराया और परमानेंट मेंबर बनाया। अब बहुत सारे इश्यूज़ रखे गए G20 डिस्कशंस के अंदर कि भाई मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग बैंक है, क्लाइमेट फाइनेंस है,
इनको बेसिकली इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। फिर हमने कहा भाई हम तो थीम पे भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारी थीम ही यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करना है। तो हमने देखो हिस्टोरिकली फिलोसफिकल एक तरह से अपील रखी, हमने रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह काम किया। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो एक गैप है, ब्रिज है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, वो ख़त्म हो। फिर ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। यानी कि जो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ कंट्रीज आ रही हैं ज़्यादातर, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सब ग्लोबल साउथ है। और उसके बाद नदर्न हेमिस्फेयर आप ग्लोबल नॉर्थ कह लो। तो सिमिलरली इकोनॉमिकली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएस है, कनाडा है, ये सब ग्लोबल नॉर्थ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि अच्छा, ब्रेंट रिपोर्ट आपका जो 1980 में आया था, उसमें प्रपोज किया गया, डिवीजन दिखाई गई कंट्रीज़ का, नॉर्थ और साउथ का किस बीच में गैप है, जीडीपी को लेकर गैप है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर गैप है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर गैप है। तो वेन एवर राइटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस, प्लीज़ एक बैकग्राउंड ज़रूर समझाना है, और बैकग्राउंड के लिए ब्रेंट लाइन, ब्रेंट रिपोर्ट आपको ज़रूर यूज़ अपने पेपर में करनी है। अच्छा, उसके बाद चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ वाले? देखो, सबसे पहली बात, ग्लोबल फोरम्स में इनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप में एक्सक्लूड कर रखा है बहुत सारी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को। फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ग्लोबल नॉर्थ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो वहाँ पर आप ग्लोबल नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही वो देखते हैं, तो उनको फिर फ़ायदा कि नहीं पड़ता। ग्लोबल साउथ वालों को प्राइस अगर हाइक लग रहा है ऑयल का, फूड प्राइस का, तो वो उनको, क्योंकि कोई है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन, तो वो अपना डिसीजन तो अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, अपने ग्लोबल नॉर्थ को देखते हुए। यार एग्जाम्पल के तौर पे जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, अल्टीमेटली उसने सबसे ज़्यादा डिवोर्स किस में मारा है? आप देखो, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पर फूड एंड ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लेशन देखा गया है। उसके बाद डाइवर्जिंग अप्रोच है ग्लोबल नॉर्थ की ऑन नॉर्मेटिव इशूज़। ठीक है, तो देयर इज़ लैक ऑफ कंसेशन बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके प्रॉब्लम है। अच्छा, ग्लोबल साउथ जो है डिसप्रपोर्शनलिटी, ये आपके चैलेंजेस को भी लेकर आता है, क्लाइमेट चेंज से वो भी गुजर रहे हैं, तो उनके लिए वो करना। अब इंडिया की क्या पोजीशन है? देखो, इंडिया ने इससे अपनी गुडविल को बेसिकली बढ़ाया है। हमने जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाया था, उसमें हमें 100 कंट्रीज़ को मेडिसिन एंड वैक्सीन दी है कोविड के टाइम पर। और दूसरी बात, हम ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मानते हैं, यानी कि जो डेवलप नेशंस हैं उन्होंने बहुत डेवलप कर लिया, और ऑन द बेसिस, ऑन द कॉस्ट ऑफ हमने इन्वायरमेंट ख़राब करते हुए नॉर्थ कंट्रीज़ ने ख़राब किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करें और इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करके दिखाएं। तो उसके बाद हमारा पुश भी था कि हम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाए। हमारा ये भी है कि हमने बिल्कुल डिमांड करी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में हम एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच निभा रहे हैं, डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके कोलैबोरेटिव डायलॉग भी कर रहे हैं। तो वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 2023 में हुई, उसमें भी हमने काफ़ी काम करा। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि देखो, बहुत ज़रूरी है कि हम S5 फॉलो करें। तो इंडिया ने क्या करा, डायलॉग बता दिया, 5 पिलर अप्रोच बता दी कि हमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि से चलना होगा। यानी कि रिस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये हमें सिनर्जाइज करेगा। तो ग्लोबल साउथ के साथ अगर इनके रिलेशन हमारे अच्छे हो जाते हैं, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के, तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिसोर्सेज, इस सब पे इन्वेस्टमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, तो कोई पीछे नहीं रह जाएगा। तो इंडिया का यही प्रपोजल है कि हम री एनर्जाइज करें और 4R पे काम करें, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है, S5 4R सो अब आपको याद रखने हैं। ग्रुप ऑफ 77 है, 1964 में आया था गाइज, ये याद रखना। इसके अंदर इंडिया रिटेटेड इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ प्लस चाइना समिट क्यूबा में। दूसरा, इसके अंदर आपके 134 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इनका काम यही है, साउथ कंट्रीज़ को, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कलेक्टिव है उनका, नेगोशिएशन करना, इन्हांस करना, और एक तरह की लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करती है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इंडिया और आसियान रिलेशंस पर। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने 20th आसियान समिट को, इंडिया आसियान समिट को अटेंड किया, और 18th आपकी ईस्ट एशिया समिट को भी जकार्ता इंडोनेशिया में उन्होंने अटेंड किया। आसियान क्या है? देखो, आसियान बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इसका फुल फॉर्म है। 1967 में ये आया था आसियान डिक्लेरेशन से, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। IMPST यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन सभी ने फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, बाद में 5 मेंबर्स और ऐड हो गए थे। पर्पज़ यही है इसका कि जितनी भी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट कर पाएँ। उसके बाद आपका आता है आसियान इंडिया समिट के बारे में भी, कि इंडिया ने 12 पॉइंट का प्रपोजल दिया, जिसमें कि लिंक करना है साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया के वेस्ट एशियन यूरोप से भी, और शेयर कराना है इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक भी।
तो आसियान इंडिया फ्रंट जो है डिजिटल फ्यूचर का, उसका यही काम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी देना। अब इसी में एक है आपका आसियान से रिलेटेड अतीगा, यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट। ये 2009 में साइन हुआ था, फोर्स में 2010 में आया है, जिसमें कोशिश यही की जाती है आसियान और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, जिसमें कि क्या हो रहा है, ओपन कर रहे हैं दोनों अपने मार्केट को, ताकि प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें ड्यूटीज़ को, और 76% हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो एक तरीका है बेसिकली यूज़र फ्रेंडली बिजनेस को अल्टीमेटली बढ़ाने का। अच्छा, सिग्निफिकेंट देखो, इसके बाद ईस्ट एशिया समिट भी आया। ईस्ट एशिया समिट में अडॉप्शन लेकी जा रही है न्यू ईस्ट एशिया का, आपका पीओए जो साइन करा गया है, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक है ये। अच्छा, इंडिया आसियान रिलेशंस की सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जियो पॉलिटिकली बड़ा फायदा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आप इंडो पैसिफिक विजन को सेंट्रल थीम, और अगर आप सच में चाहते हो सागर इनिशिएटिव को फुलफिल करना, तो ये सबसे बड़ा तरीका है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। उसके बाद रीजनल इंटीग्रेशन है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के बारे में है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है, फिर डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसकी कनेक्टिविटी को करना, फिर इसका काउंटरिंग करना, टेररिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें। चाइना के फैक्टर में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली काउंटर भी मिलेगा चाइना को, है ना, इसके आपके रिलेशनशिप से। तो लैंड एंड मैरीटाइम पर भी आप थोड़ा सा क्लेम कर सकते हो, जो चाइना बहुत फॉल्स क्लेम करता है। तो ये मिलके एग्राउंड कंसर्न जो है इंडिया और आसियान जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, सॉफ्ट पावर में अगर आप बात करोगे तो साउथ ईस्ट एशिया एक नेचुरल डेस्टिनेशन है सॉफ्ट पावर का। वहाँ पर आपके टेम्पल्स हैं इंडिया के, योगा हैं, एपिक्स हैं, रामायणा है, बुद्धिज़्म भी आप जानते ही हो, प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, महाभारत है, सारा आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो वी हैव अ कल्चरल टाइज ऑल्सो। कंसर्न ये है कि ग्रेटर पावर कॉम्पिटिशन है साउथ ईस्ट एशिया में। हमारा जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, क्योंकि लोकेशन ऐसी है, इंडो पैसिफिक रीजन है। फिर ट्रेड डेफिसिट भी आपको देखने को मिलेगा कि आसियान के साथ ट्रेड बैलेंस फेवरिंग ये थोड़ा सा दिक्कत क्यों करता है, क्योंकि इंपोर्ट रेगुलेशंस हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हमें लगे हुए हैं, तो ट्रेड डेफिसिट का एक प्रॉब्लम वहाँ पर है। फिर रीजनल एग्रीमेंट्स को कम्पीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट अटेंशन की ज़रूरत है। आपकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, पीपल टू पीपल टाइज आपके इतने अच्छे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट की कमी है, वो ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हम बना तो देते हैं लेकिन बहुत डिले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इशूज़ चलते रहते हैं। चाइना का फैक्टर हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है, क्योंकि एक ज़बरदस्त तरह से वो हमें एक डोमिनेंस करता है वो इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली साउथ ईस्ट एशिया में। तो वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए ज़रूरत है कि हम एक तरीके से कोऑर्डिनेशन शुरू करें, मैरीटाइम कोऑपरेशन जरूर करें। क्वाड पॉलिसी जो आपने बनाई है उसके साथ मिलकर आप एक काम करो, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन करो आप, ताकि ट्रेड आराम से हो। आपका कंपटीशन पॉलिसी आप अलग से तैयार करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को आप इन्हांस करो, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को प्रमोट करो, इन्हांस करो कि आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े आसियान स्टेट्स में, आसियान रीजन्स में। IMT ट्राइलेटरल हाईवे को जल्द से जल्द उसको काम करवाओ आप, इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार करो आप कंबोडिया के साथ, वियतनाम के साथ। जितनी ज़्यादा गाइस कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना अच्छा ट्रेड होगा। फिर उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज की बात की जा रही है कि पीपल टू पीपल टाइज होगा, कल्चरल एक्सचेंज होंगे, टूरिज्म होगा, एजुकेशनल एक्सचेंज होगा। तो ये भी एक रिलेशंस को बूस्ट देने वाली बात है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर इंडो आसियान रिलेशनशिप। अब्राहम अकॉर्ड से गाइज विल डू इन द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ ऐसा अगर लग रहा है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।